हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2। इंस्ट्रक्शंस वही सारे रहेंगे जैसा हम लोग सेट 1 में देखे थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स वाले 10 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्टिफिशियल सिल्क इज नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर या एक्रेलिक। इसमें से क्या आर्टिफिशियल सिल्क का एग्जाम्पल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। देन पीईटी इज अ टाइप ऑफ। पीईटी नाइलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है या एक्राइलिक है? तो पीईटी इज अ टाइप ऑफ पॉलिएस्टर। देन नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड आइटम्स बिकॉज। नाइट्रोजन को फूड आइटम्स स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? वो फूड आइटम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? नो। फूड आइटम्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है? नो। फूड आइटम्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है? नो। ये फूड आइटम्स को फ्रेश रखता है, तो लिखोगे इट कीप्स द फूड फ्रेश, ऑप्शन डी। देन विच जोन ऑफ फ्लेम हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से जोन में रहता है? तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो सबसे बाहर वाले जोन में रहता है, तो इनर डार्क जोन गलत हो जाएगा। उसके बाद मिडिल वाला जो ब्राइट जोन है वो भी गलत हो जाएगा। जो लाइट ब्लू कलर का जोन है, जो आउटर पार्ट होता है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। देन एलोट्रॉपी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड या ऑल ऑफ दीज। तो एलोट्रॉपी जो है वो एलिमेंट्स दिखाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज डन बाई। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम्स पे होता है, तो आंसर हो गया ए। देन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शंस है यूग्लीना, एमीबा, पैरामीशियम या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। देन द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हाट ऑल्सो इंक्रीजेस। साउंड का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से और क्या बढ़ जाता है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसका पिच बढ़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिच। हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है? जो क्रोप्स हैं उनको पेस्ट से प्रोटेक्ट किया जाता है? नो। आर्टिफिशियल क्रॉसिंग कराते हैं ताकि जो सीड्स हैं उसमें रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ ले आ पाएँ। यस, हाइब्रिडाइजेशन यही प्रोसेस है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। डैश एनर्जी इज़ मोस्टली यूज्ड इन आवर होम्स। हमारे घर में मोस्टली हीट एनर्जी यूज़ होता है। देन सोलर कुकर इज़ बेस्ड ऑन डैश एनर्जी, तो ये सोलर एनर्जी पे बेस्ड होता है। फॉर ऑब्टेनिंग हनी डैश इज़ कल्टिवेटेड। हनी को ऑब्टेन करने के लिए हनी बीज का कल्टीवेशन किया जाता है। देन लिम्फ कैनाल्स आर अफेक्टेड बाय डैश डिसीज़। तो जो लिम्फ कैनाल है वो वॉर्म डिसीज से, जैसे कि वाउचरेरिया ब्रेंकाइटिया दिया है यहाँ पे, ब्रैंक्रिप्टिया, इससे यहाँ पे जो लिम्फ है वो लिम्फ कैनाल जो है वो अफेक्ट होते हैं। देन इन डैश एंड डैश डिसीज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड। तो पोलियो और रेबिस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा पोलियो एंड रेबिस। देन आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वाई डू वी फाइंड द सम ऑफ बिगेस्ट सन एज टू बी बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट स्टार। सन जो है वो सबसे बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो उसके वो सारे जो हैं वो अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, मतलब वो इकलौता ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, इसलिए वो बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार है, नहीं तो सन से भी बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं वो यूनिवर्स में प्रेज़ेंट हैं। देन अ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू एन ऑप्टिकल मीडियम मूव्स इन व्हिच डायरेक्शन। तो जो लाइट है वो अगर ऑप्टिकल मीडियम में परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में जाएगा। सो अ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट मीडियम मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो वो सारे सब्सटेंस जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होना उसको हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। आप एग्जांपल भी दे सकते हो, मेटल्स। देन सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली, आसानी से पास नहीं होने देते हैं, उसको हम लोग पुअर कंडक्टर्स बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे वुड लिख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, कैन यू से दैट इपोमिया और सम वीड्स ग्रो इन सम प्लेसेस इज टू बी अ क्रॉप, गिव रीजन।
तो आपको यहाँ पे पूछा है कि इपोमिया या फिर कुछ वीड्स जो ग्रो होते हैं कुछ कुछ जगह पे, वो भी क्रोप हैं। इसके ऊपर रीज़न देना है। क्या बोल सकते हैं कि वो भी क्रोप्स हैं? तो नो, वीड्स को हम लोग क्रोप्स नहीं बोलते हैं। वी कैन नॉट से दैट इपोमिया और सम वीड्स ग्रो इन सम प्लेस इज़ टू बी क्रोप बिकॉज़ क्रोप्स आर ग्रोन इन पर्टिकुलर एरिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस ओनली। क्रोप्स को किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पर्पस से ग्रो किया जाता है और वीड्स जो हैं वो बिना किसी पर्पस के खुद ही निकल आते हैं। वाई डू वी स्लिप व्हेन आवर लेग फॉल्स इन बनाना पील? जब आपका पैर केले के छिलके पे पड़ता है तो आप क्यों फिसल जाते हो? क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस फोर्स, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बिल्कुल भी कम हो जाता है, एकदम कम, और स्पेशली स्मूथ सरफेसेस पे। सो व्हेन वी पुट आवर लेग on banana peel we fall because frictional force is less on smooth surface. Then question number 7, which disease are caused by flies? Flies से कौन से डिसीज होते हैं? तो कॉलेरा, डायरिया और पोलियो। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज मेटल कोरोजन और वेज टू प्रोटेक्ट कोरोजन। इंपॉर्टेंट है ये। मेटल कोरोजन क्या होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑन मेटल सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स लिखना ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला है कि मेटल्स को कवर कर दिया जाए बाय अ लेयर ऑफ पेंट। इसके बाद सेकंड है कि ऑयल या फिर ग्रीस का एक लेयर लगा सकते हैं मेटल्स में ताकि वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आए। इसके बाद कोई भी एक लेस रिएक्टिव मेटल से कोट कर सकते हैं हम लोग अपने डिजायर्ड मेटल को, जैसे कि आयरन को जिंक से कोट कर देते हैं तो आयरन प्रोटेक्ट हो जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो बहुत हाई होता है और वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोड्स बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद में 10 नंबर है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड सो? तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी प्लांट्स का या प्रोड्यूसर्स में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स और वहीं पे वो स्टोर भी होता है। देन एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विद एग्जांपल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, एग्जांपल के साथ बताना है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फोर्स फेल्ट और अप्लाइड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्स फील होता है या अप्लाई होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है बुक और टेबल के सरफेस के बीच में। मस्कुलर फोर्स है जो मसल्स जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के तो अप्लाई होता है। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये वो सारे फोर्स हैं जो फील किए जाते हैं, फील और अप्लाइड विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही उसको फील किया जा सकता है या फिर वो अप्लाई हो जाता है। अब इसके एग्जांपल में है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स जो है वो पीस ऑफ आयरन पे अपना फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आयरन को उससे कॉन्टैक्ट किया जाए, वो दूर से भी वो फ़ोर्स जो है वो लग जाता है उस पे। सेम वैसे ही ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगाती है, इवन ह्यूमन बीइंग्स पे। क्वेश्चन नंबर 12, कैन फ्रिक्शन बी मेड ज़ीरो बाय द यूज़ ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस? ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस का यूज़ करके फ्रिक्शन को ज़ीरो किया जा सकता है? नहीं, ज़ीरो नहीं कर सकते, लेकिन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, उसको कम किया जा सकता है। तो फ्रिक्शन जो है उसके वजह से ही आप वॉक कर पाते हो, जैसे सरफेस पे अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, तो फ्रिक्शन कम किया जा सकता है। सो फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो बाय अप्लाइंग और यूजिंग लुब्रिकेंट सब्सटेंस बिकॉज नो सरफेस इज कम्प्लीटली स्मूथ, सम इरेग्युलरिटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इट। कोई भी सरफेस जो है वो कम्प्लीटली स्मूथ नहीं होता है, थोड़े बहुत इरेग्युलर सरफेसेस, मतलब कोई भी सरफेस है उसमें थोड़ा बहुत इरेग्युलरिटी रहता ही रहता है। पूरा अगर स्मूथ होगा तो ही उसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो किया जा सकता। शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन, सम स्टार्स विच आर बिगर दैन द सन अपीयर स्मॉलर टू अस, वाई? कुछ स्टार जो कि सन से बड़े हैं वो हम लोगों को छोटे दिखते हैं, इसका क्या वजह है? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि सन जो है वो सबसे बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका रीज़न देखे थे। क्या रीज़न था? कि वो अर्थ के सबसे पास में प्रेजेंट है। तो वैसे ही जो बाकी स्टार्स हैं जो उससे बड़े होकर के भी हम लोग को छोटे नज़र आते हैं, वो उसका रीज़न यही है कि वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है।
तो यहाँ पे आप लिखोगे सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉलर टू अस बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द सन एंड स्टार्स विच आर सो फार अपीयर स्मॉलर एंड स्टार्स क्लोज बाई अपीयर्स बिगर। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन से आप क्या समझते हो? तो ऐसे प्रोसेस जहाँ पे न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो कि एक नया कंपाउंड है। सेम वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ये भी एक नया कंपाउंड है। नेक्स्ट लिखा है राइट द रूल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। लेंस से इमेज बनने के लिए जो रूल्स हैं वो आपको लिखने बोला है। तो रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज आर, फर्स्ट रूल, जो रेस हैं वो जब भी पास होंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो वो विदाउट एनी डेविएशन क्रॉस हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक लेंस बना रहे हैं तो इसका एक अपना ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो जब हम लोग यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट पास करते हैं तो वो अनडेविएटेड चला जाता है, कहीं नहीं मुड़ता है। सेकंड है वो सारे रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल जा रहा होगा वो हमेशा फोकस से पास होकर के चला जाता है कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में वो फोकस से पास होता हुआ नज़र आता है। तो जैसे यहाँ पे अगर फोकस है इसका और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ये लाइट जा रहा है तो ये फोकस से क्रॉस हो जाएगा। और अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता, कॉनकेव लेंस होता, उस केस में ये फोकस है अगर ऐसे पैरेलल गया तो ये डेविएट होगा, लेकिन अगर इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करते तो वो यहाँ से क्रॉस होकर के जाता। सॉरी, डेविएट नहीं, जैसे डिफ्रैक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग तो उस केस में अगर वो डेविएट नहीं भी हो रहा है उसी पाथ में ऐसे जा रहा है तो अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपको ऐसा जाता हुआ दिखेगा। देन इसके बाद में दिया है कि वो सारे रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास हो रहे हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रन करेंगे। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट था जो कि ऐसे आ रहा है आपका जो फोकस से क्रॉस हो रहा है, जैसे यहाँ से अगर मैं क्रॉस करूँ फोकस से वो पास होता हुआ जा रहा है, तब वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वही कॉनकेव के केस में पैरेलल जाता हुआ आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मेंट बाय केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं? तो इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर liquid, then chemical reactions occur in liquid. This is known as chemical effect of electric current। थोड़ा सा और डिटेल में इसको लिख सकते हैं, लेसन के क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको ये एक्सप्लेन की थी। तो जब भी किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है ना, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं उस लिक्विड में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन आपको बताना है। तो ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल। इसके बाद ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डिफरेंट एटम्स टू एंड फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर और बाहर डिफरेंट एटम्स का मूवमेंट जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है सेल को। इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस। देन व्हाट आर द मीडियम थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर आवर बॉडी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से मीडियम से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं? जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, सॉइल एक मीडियम है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक मीडियम है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आते हैं। ये हमारे बॉडी में कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर उससे भी आ सकते हैं, इवन क्लोथ से भी आ सकते हैं। थ्रू मीडियम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक मॉस्किटोज। अब मीडियम जैसे यहाँ पे एयर वाटर सॉइल तो समझ में आता है, ये जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? तो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मॉस्किटो, उसके बाइट से आ जाता है। हाउस फ्लाई, ये जब हमारे फूड पे बैठती है तो इससे आ जाता है। इसके अलावा जो पॉल्यूटेड एयर है जब उसमें हम लोग ब्रीथ करते हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। देन व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ये आपको बताना है। तो विविपेरस एनिमल्स वो सारे एनिमल्स जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं यंग वंस को, इसको हम लोग बोलते हैं विविपेरस। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स और कैट। ओविपेरस वो सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं जो कि एग्स ले करते हैं और उससे उनके यंग वंस जो हैं वो बाहर आते हैं एग के हैचिंग से। एग्जाम्पल में हेन और पिजन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, हाउ कैन यू ट्रीट इट। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है और आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हो?
तो बॉडी से जब वाटर लॉस होता है ना फ्रीक्वेंटली, जैसे कि वॉमिट के फॉर्म में या फिर बॉवल्स के फॉर्म में, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए 200 ml वाटर में, एक वेसल में आपको 200 ml वाटर लेना है, उसको बॉईल करना है 5 मिनट्स के लिए, उसको कूल करना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है और उसके बाद उसमें 1 पिंच मतलब 1 चुटकी सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड करना है। अगर पॉसिबल है तो उसमें हाफ लेमन भी डाल दो और उसको मिक्स करो। ये आपका होममेड ओआरएस सॉल्यूशन बन जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। और इसके इनटेक से डिहाइड्रेशन जो है वो सही हो सकता है। और अगर ये नहीं करना है तो डायरेक्टली ओआरएस सॉल्यूशन भी उसके अंदर डाल सकते हैं और उसको ड्रिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द मेन यूसेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये हम लोग सेट 1 में देखे थे, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देती हूँ। देन और में पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं। एंड व्हाट विल हैपन टू द ह्यूमन बॉडी इफ द एयर प्रेशर ऑफ एन एरिया सडनली डिक्रीज। तो अगर किसी भी एरिया का जो एयर प्रेशर है वो अचानक से कम हो जाए तो ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो हम पे लगाता है। द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर किसी भी सब्सटेंस पे भी जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। अब अगर अचानक से किसी भी एरिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाए तो उससे ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो सब स्वेल हो जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे। ये एक्टिविटी ज़्यादातर की माउंटेनियर्स में देखने के लिए मिलते हैं। सो इफ़ द एयर प्रेशर ऑफ एन एरिया सडनली डिक्रीज, देन इन ह्यूमन बॉडी ब्लड वेसल्स स्वेल अप और समटाइम्स बर्स्ट। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और बाहर का जो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, उसके वजह से वो सही है। जैसे कि हम लोग बलून है उसमें एयर फिल कर रहे हैं, तो जब हम लोग एयर फिल करते हैं तो एक प्रेशर जो एयर उसके अंदर जा रहा है वो उसके वॉल्स पे लगाता है, जिसके वजह से वो एक्सपैंड होता जाता है बलून। अब एक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर उसके ऊपर लगा रहा है। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है, मतलब जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वैसे ही अगर बाहर का प्रेशर पूरा ख़त्म हो गया तो हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो पहले स्वेल होते हैं और बहुत ज़्यादा हो जाने के बाद वो बर्स्ट हो जाते हैं। ये एक्टिविटी ज़्यादातर की माउंटेनियर्स में देखा जाता है। अब आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं पोल्ट्री फार्मिंग और अर्थवर्म मैन्योर में। ये हम लोग लेसन के एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है आप नहीं देखे होंगे अगर, तो कम से कम जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन वाला वीडियो है वहाँ से देख सकते हो। आंसर्स उसके ज़्यादा बेटर हैं इसके कंपैरिजन में, मच बेटर आंसर्स हैं। लेकिन ठीक है अभी यहाँ पे फ़िलहाल इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। हेंस, डक्स और बर्ड्स जो एग्स देते हैं ना, ऐसे ऐसे एनिमल्स का रियरिंग या फिर उनके मीट के लिए, एग और मीट दोनों ही चीज़ों के लिए हो सकता है, इसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। जैसे हैन इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग और मीट दोनों चीज़ के लिए इसको यहाँ पे बोल सकते हैं पाला जाता है। तो हैंस को प्रिपेयर किया जाता है घरों में या फिर फार्म्स में। हैन जो है वो बैठती है एग्स के ऊपर 21 डेज़ के लिए और उसके बाद वो एग जो है वो हैच होते हैं, इसको हैचिंग पीरियड बोलते हैं। पोल्ट्री फार्म्स में ये जो एग हैं उनको हैच करने के लिए स्पेशल रूम्स बनाए हुए होते हैं, जो कि बॉक्स या फिर इंक्यूबेटर्स होते हैं। स्पेशल रूम्स या फिर बॉक्स है जिसको इनक्यूबेटर बोल रहे हैं। यहाँ पे एग जो होता है उसको रिक्वायर्ड मॉइस्चर भी मिलता है और टेम्परेचर भी मिलता है, मतलब कि हीट, जिसके वजह से क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ है ना, चिक जो उसके अंदर में, एग के अंदर जो चिक का ग्रोथ हो रहा है वो यहाँ पे होने लगता है। विदाउट हैन उसके ऊपर मुर्गी बैठेगी भी नहीं तब भी, और बाद में फिर जो वो एग है वो हैच हो जाता है। The food given to the poultry contains small worms, insects, vegetation and some pebbles. जो पोल्ट्री वाले जो भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको छोटे छोटे वॉर्म्स देते हैं खाने के लिए और इंसेक्ट्स देते हैं, साथ ही में छोटे छोटे पेबल्स दिए जाते हैं। पेबल्स मतलब पत्थर। पत्थर इसलिए देते हैं क्योंकि उनके पास में दांत तो होता नहीं है, तो वो फूड के क्रश करने में हेल्प करता है। ये जो मिक्सचर है उसको, मतलब ये जो पेबल्स हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है लाइमस्टोन उसके अंदर, जिसके वजह से जो भी खाना दे रहे हैं ना उसमें लाइमस्टोन मिलाते हैं, मतलब चूना पत्थर जो होता है वो, जिसकी वजह से जो एग का शेल है उसके फॉर्मेशन में वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। पोल्ट्री फार्म्स में जो शेल्टर्स होते हैं बर्ड्स के, वो प्रॉपर वेंटिलेशन वाले होते हैं और वहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट अच्छा होता है। वेंटिलेशन मतलब हवा अच्छे से आते जाते रहे और लाइट भी। जो ड्रॉपिंग होता है
बर्ड्स का, उसको मैन्योर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हाई यील्ड के लिए मतलब ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हो एग्स का और मीट का, जिसको कि ब्रॉयलर्स बोलते हैं ना, वो आजकल जो ब्रॉयलर अ, चिकन बहुत ज़्यादा ही खाते हैं लोग, उसके लिए मतलब एक इम्प्रूव वैरायटी ऑब्टेन हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज़ेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइज़ेशन के साथ बने हुए नए वैराइटीज़ जो चिकन के हैं, उसका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड, ILS 82, B77, ये कुछ वैराइटीज़ हैं हेन के। देन आते हैं सेकंड, अर्थवॉर्म मैन्योर। तो वर्मी कंपोस्टिंग फॉर क्विकर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नाउअडेज़ अर्थवॉर्म आर यूज्ड। अर्थवॉर्म मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्टिंग वो एक ही चीज़ है, मतलब ये प्रोसेस है, इसके थ्रू अर्थवॉर्म मैन्योर बनाया जाता है। तो जल्दी कंपोस्टिंग होने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो जल्दी कंपोस्ट फॉर्म कर लें, उसके लिए आजकल अर्थवॉर्म का यूज़ किया जाता है। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, इन सारे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और उसके बाद उनके जो वर्म कास्टिंग्स होते हैं, वो जब निकलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और अभी ये जो कंपोस्ट बना है इसको वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। ये जो है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। अर्थवर्म जो है वो गार्बेज भी रिमूव कर देता है इन्वायरमेंट से, तो इसके वजह से इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन रहता है, और साथ ही में ये मैन्योर भी प्रोवाइड कराता है। इस वजह से ही अर्थवर्म्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली या फिर फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली या फिर फार्मर्स फ्रेंड, तब भी आप सेम आंसर लिख सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज्ड इन प्लफिंग। प्लफिंग में ट्रेडिशनल और मॉडर्न कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स में प्लफ और टर्निंग प्लफ है, मड टर्निंग प्लफ। इसका आप डायग्राम देखे होंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद दिया है कि ट्रेडिशनल तो हो गया, मॉडर्न इक्विपमेंट्स क्या क्या हैं, तो ट्रैक्टर है और पावर कल्टीवेटर है और रोटावर है, जिसको कि हैरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लफिंग। तो प्लफिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका बहुत सारा बेनिफिट आपके बुक में दिया था, बहुत अच्छे से दिया था, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले लेसन का ही ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। तो वहाँ पे से भी आप देख सकते हो। अब जैसे प्लफिंग से क्या क्या बेनिफिट होता है, तो जो सॉइल है वो लूज़ हो जाता है, और उसमें जो भी सारे इंसेक्ट्स होंगे, कैटरपिलर्स होंगे या फिर जो डिसीज़ कॉजिंग जो भी चीज़ें उसके अंदर है वो सब एक्सपोज़ हो जाते हैं, और सन के एक्सपोज़र में आने से उन सब का डेथ हो जाता है। जो क्रोप्स हैं उसके जो रेसिड्यूज़ बचे हुए थे सॉइल में, वो सब मिक्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर और वो मैन्योर का काम करते हैं। और अगर हम लोग सॉइल में मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डालना चाहते हैं, तो प्लफ़िंग करने के बाद में मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो अच्छे से स्प्रेड भी हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं, और ऐसे ही काफ़ी सारे बेनिफिट आपकी बुक में बताया था, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपको स्क्रीन पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबका ही प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप क्लिक करके बाकी सारे मॉडल पेपर्स देख सकते हैं।